वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अवाम पर गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने महंगाई का एक और बम गिरा दिया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 20 रुपये तक का इजाफा जो था वो देखने में आया और पेट्रोल की नई कीमत अब 272 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर, जबकि डीजल की फ़ी लीटर कीमत जो है वो 272 रुपये 90 पैसे हो चुकी है। अच्छा, ओगरा की जानिब से जो समरी मूव की गई थी जिसमें कीमतों में ऑब्वियसली इजाफे का कहा गया था, तो रिकमेंडेशन जो बेसिकली जाती है तो उसमें ये रिकमेंड किया गया था कि या तो कीमतों को बरकरार रखा जाए और या फिर 10 रुपये का इजाफा किया जाए। हुकूमत ने इसके बरखिलाफ 20 रुपये का इजाफा किया है, जिसके हवाले से कि ये इजाफा क्यों किया गया है। सो हुकूमत के पास यही बात है कि जी हमने मईशत को सहारा देने के लिए ये इकदाम उठाया। IMF से जो अग्रीमेंट हमारा हुआ है उसके नतीजे में हमें इस तरह से इनिशिएटिव्स और स्टेप्स जो हैं वो लाजमी तौर पर लेने हैं, वरना हम अपना जो रिव्यू है ऑब्वियसली या मुआहदा है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अदर दैन दिस, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी हैं जिसकी वजह से हमने ये इजाफा किया है। लेकिन इस वक्त हुकूमत जो है वो तकरीबन 100 रुपये 104 रुपये के करीब जो है वो टैक्सेस की मद में पेट्रोल की कीमतों की अगर हम बात करें तो उस पर से वसूल कर रही है। सो आवाम के लिए ऑब्वियसली महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ये एक और झटका है और बहुत ही ज़्यादा इस वक्त हुकूमत की भी अगर हम बात करें तो उन पर क्रिटिसिज्म इस वक्त राइट नाउ बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन क्या इस इजाफे से अगर हम देखें क्या हमारी बिगड़ती मईशत को सहारा मिल सकेगा और क्या वाकई ही IMF से मुआहदे के नतीजे में कीमतें बढ़ाई गई और साथ ही साथ जो हुकूमत है आइंदा इंतखाबात में वोट बैंक कितना मुतासर हो सकता है इस महंगाई के नतीजे में। तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट इब्राहिम लकी साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आई डोंट नो ये हीले बहाने हैं या जेन्युइन एक्सक्यूजेज हैं कि IMF का मुआहिदा और उसके नतीजे में जी हमें कड़ी शराइत जो हैं वो कड़ी शराइत थी और अब हमें इकदामात करने पड़े हैं। दूसरी बात ये कि जी आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन इन्होंने अभी तो रशिया से जो तेल मंगवाया था, जो ये बात कही जा रही थी कि जी बड़ा सस्ता तेल हमें पड़ा है, तो फिर इस तरह का इनिशिएटिव लेना, क्या कहेंगे उस पर आप? देखें, गुजारिश ये है, इकनॉमिक्स एक ऐसी टेक्निकल साइंस है जिसको समझना बहुत मुश्किल है और जिस तरह की हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट है उसमें तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आ सकती, क्योंकि ये 2+2 वाला फार्मूला नहीं है। हमारे जो असल इशू है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकनॉमिक ग्रोथ, वो पॉजिटिव नहीं है। उसकी वजह से क्या है कि आपका डॉलर का और रुपये का फ़र्क गैप इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, स्पेशली हम ऑयल की हम बात कर रहे हैं, तो ऑयल जब हम डॉलर में लेते हैं उनका वहाँ पे दुनिया में जो रेट है और पाकिस्तान को जब हमें डॉलर में पेमेंट करनी है ना, तो हमें फिर ज़ाहिर हमने बेचना है, सेल करनी है, प्रॉफिट भी लेनी है, ठीक है। उसका फिर इम्पैक्ट यही आएगा जब तक आपकी इकॉनमी ठीक नहीं होगी। इकॉनमी आपकी ठीक क्यों नहीं होगी कि आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ग्रोथ सही नहीं है, आप नेगेटिव में जा रहे हैं, तो ये इम्पैक्ट आएगा। खा वो आप जिसकी भी हुकूमत आ जाए, मुशर्रफ साहब ने भी हुकूमत की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी तो हम यही रोना रोते थे। उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की आई, उससे पहले अगर हम चले जाएं, ये डे फर्स्ट से ऐसे ही है। हम पॉजिटिव ग्रोथ स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाते, उसका इम्पैक्ट महंगाई पर आता है। और पेट्रोल जो है, पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि वो आपकी लाइफ में इस तरह वो सराहियत कर चुका हुआ है और जाहिर है वो एक इकॉनमी है, उसके बेस पे आपने बूस्ट करना है या नहीं करना। आपकी ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, रिक्शे पे जाते हैं, वैन पे जाते हैं, वो महंगाई का इम्पैक्ट होगा, वो फीसें बढ़ाएगा। एग्जैक्टली ठीक है। इसी तरह बाकी और सारा इम्पैक्ट किस पर आएगा? सारा इम्पैक्ट आएगा मिडिल क्लास पर आएगा, जो बेचारा मोटरसाइकिल चलाता है, छोटी गाड़ी चलाता है, छोटा मोटा कोई काम कर रहा है, ठीक, उस पर आएगा। और पूरी जो पाकिस्तान की जो एक समझते हैं कि रीढ़ की हड्डी, ये लाइफ लाइन लोग यही हैं जो टैक्स भी देते हैं। आपका टैक्स ऑटोमेटिक कट जाता है, मेरा ऑटोमेटिक कट जाता है, लेकिन वो जो सरमायादार है, जो ज़रूरी जो ज़मींदार है, उसका टैक्स नहीं कटता। बिजनेसमैन, ट्रेडर्स हो गए, नहीं, हाँ, उनमें से आप देख लें कितने लोग टैक्स देते हैं ना।
तो वो उसका जो गैप फिल करना है वो आपने और मैंने करना है, या वो हमारे लोअर मिडिल क्लास लगा लेना। गुज़श्ता रोज इजाफा हुआ है, इसके पीछे असल वजह क्या है? यही वजह यह है कि देखें, वजह यह है कि हमारी इकोनॉमी गिटमिट है, ठीक है। IMF हमें कहता है कि आप स्टेट चलें, आप सब्सिडी ख़त्म करें, आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करें, जहाँ पे लीकेज है वो ख़त्म करें, करप्शन ख़त्म करें, जो पैसा करप्शन में लीक हो रहा है वो तो आपके देखें ना, जो पूल है, आप फाइनेंस पूल जो है उसमें से जा रहा है ना। अब वो करप्शन भी हम कर रहे हैं, बिजली चोरी भी कर रहे हैं, और थेफ्टिंग भी है, बाकी पॉलिटिकल करप्शन भी है, इंटेलेक्चुअल करप्शन भी है। सारा जो पैसा है जो आपका मजमूई तरक्की के लिए इस पूल में आना चाहिए, पाकिस्तान पूल में आना चाहिए, वो तो नहीं आ रहा जी। अच्छा, वो पूल में नहीं आ रहा, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने किस पे डिपेंड करना है? कर्जे पे। लेकिन ये क्या कर्जे पे डिपेंड करेंगे, जिससे आपने कर्जा लेना है उसकी गाइडलाइन पे आपने चलना है। लिहाजा ये जो कुछ भी है, जो कुछ हम माजी में हमारे साथ होता रहा है, ये ड्यू टू हमारे फेलियर की वजह से IMF की गाइडलाइंस के मुताबिक हो रहा है। बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें और बाकी जो भी है। लेकिन जो हमने रूस से तेल मंगवाया था वो किधर गया? जब ये कहा जा रहा था कि जी अवाम को भी सस्ता मिलेगा, हम भी सस्ता ले रहे हैं। हालांकि जो रशिया से तेल आया, ये तब बात कही जा रही थी कि वो जो तेल है बेसिकली उसमें आप हमारे मुल्क में डीजल की ज्यादा जरूरत है, उससे फर्नेस ऑयल ज्यादा बनेगा, जिसकी हमारे यहाँ पर डिमांड उतनी नहीं है जितनी डीजल की है। तो फिर वजह क्या बनी कि आपने रूस से तेल भी मंगवा लिया और उसके बाद वो अवाम तक उसके सम्राट नहीं पहुंच? एक एग्जांपल है ना, मुझे वो पूरे जेहन से निकल गई, वो ना तेल होगा ना राधा जो है वो नाचेगी, नो मन तेल ना होगा, ठीक है ना, वही है। हमारे में जो वो ऑयल जो सपोर्ट मिली रशिया से, उसकी कंजम्पशन बहुत कम है, ठीक है। हमारा जो वॉल्यूम है यूजेस का, पेट्रोल का या डीजल का, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो उसमें पीनट है। ये तो ग्रेजुअली अगर आता रहे, जो भी उन्होंने एक प्लान दिया है, और उसके साथ साथ आप अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, वो को लिंक है। वो देखिए वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स है ना, आपके वेरिएबल्स बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन है। सिर्फ रशिया से आ जाए तेल तो आप समझे कि आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डीजल। थोड़ा सा आवाम को रिलीफ तो मिलना चाहिए, ये तो जीरो रिलीफ है। दैट इज ए पीनट। आपको ह्यूज। अच्छा, एक और आप ये चीज देखें कि जब हुकूमत ने इजाफा करना होता है तो 20-20 रुपए इजाफा, 30-30 रुपए इजाफा, अब थोड़े दिनों के बाद ये 5 रुपए कीमत, 2 रुपए कीमत सस्ती कर देंगे, कमी कर देंगे, और उसके बाद जी ये चाहेंगे कि लोग इनको आकर अप्रिशिएट करें। और फिर पेट्रोल की अगर हम कीमत देखें तो हर 15 से 30 दिन के बाद उसको रिवाइज होता है। सो आपको क्या लगता है ये असेंबली की तहलील से पहले एक और इजाफा? वैसे तो अब टाइम बहुत कम रह गया, ये हम इजाफा देखेंगे, कमी देखेंगे, या जिस तरह से कल 20 रुपए का इजाफा हुआ, जाते जाते ये करेंगे उसमें 2-3 रुपए कम करके चाहेंगे कि अवाम इनको अप्रिशिएट करें? अगर हम रियलिस्टिक बात करें तो रियलिस्टिक की बात करूं, मैं अवामी बात नहीं कर रहा। रियलिस्टिक चीज़ ये है कि अगर आपका रुपये का और डॉलर का फ़र्क है ज़्यादा और आप उसको कम नहीं कर रहे, गैप कम नहीं कर रहे, तो अगर ड्यू है प्राइस इंक्रीज़ करना तो करनी चाहिए। जो मुआशी तौर पर जो एक्सपर्ट्स कहते हैं ना, फार्मूला वो यही है, अगर इंक्रीज़ बनता है तो इंक्रीज़ दें, अगर आप इंक्रीज़ नहीं देंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? कल को इनकी हुकूमत आएगी तो उन पर डबल बर्डन होगा, क्योंकि जब उनकी हुकूमत आएगी उस वक्त एक और इजाफा ड्यू हो चुका होगा, एक जो लास्ट इजाफा नहीं किया गया वो भी होगा, तो वो आने वाली हुकूमत को वो प्रॉब्लम होगा, जैसा कि इमरान खान ने किया। इमरान खान ने हेल्ड किया, पेट्रोल की कीमतें हेल्ड की, और जाते जाते वो सब्सिडी दी, और सब्सिडी ठीक हो गया। अच्छा, उसका इम्पैक्ट इन हुकूमत पर आ गया, जिस पर इनको मुश्किल फैसले लेने पड़े। अगर ये मुश्किल फैसले ना लें, सब्सिडी पे चलते जाएं, तो ऊपर आप क्या है, मैं बैठा हुआ आपको हथौड़ा मारता है, भाई ये क्या कर रहे हो, फिर हमें होश आती है, अच्छा जी ठीक है। देखिए हमारी इकानमी हमारे हाथ में नहीं है, हमारी इकोनॉमी IMF वालों के हाथ में है, बिल्कुल ठीक है। सो हमें अब भी नेशनली सोच को परवान चढ़ाते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। लीकेज है वो देखा आपका बलोचिस्तान। देखिए मेरे ख्याल में ये जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ये हमने बहुत डिस्कस किए, मेरे ख्याल में हर टॉक शो में इस तरह के डिस्कस भी होते हैं, लेकिन हुकूमत कभी भी कुछ नहीं करती, बिकॉज हर एक के अपने मुंह को कहते हैं ना मुफ्ता लगा हुआ है, सिर्फ लोगों के अपने स्टेक्स हैं। ब्लेम नहीं दे, नहीं हुकूमत है, लेकिन हुकूमत की आशीर्वाद से जो नीचे के सारे लोग हैं। सिर्फ हुकूमत नहीं, हुकूमत से ऊपर भी एक हुकूमत है, अच्छा, अनसीन, मास्क पहनी हुई। एक मास्क मैन होता है ना, जी जी बिल्कुल, हमारे भी एक मास्क पहने हुए एक पावर है,
जब तक उसकी विल नहीं होगी आपकी स्मगलिंग ख़त्म नहीं होगी जी। आपकी वो विल नहीं होगी तो थेफ्टिंग ख़त्म नहीं होगी। आपकी अगर विल नहीं होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स में, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में जो करप्शन होती है वो नहीं तो होगी। ऑब्वियसली हमारा पूरा सिस्टम ही फ्रॉम टॉप टू बॉटम खराब है, और इस वक्त मतलब इसमें मुझे तो आइंदा आने वाले सालों में भी कोई बेहतरी के इम्कानात नहीं नजर आ रहे। मास्क मैन अपना मास्क उतारे, फ्रंट पे आ जाए, बैठ जाए, सब स्टेक होल्डर्स को लेकर बैठ जाए, ये चीजें आउट ऑफ क्वेश्चन, ऐसा होगा नहीं। अच्छा, वक्त की किल्लत है, मैं आपसे 2 सवाल क्विकली करना चाहूंगी। अभी जिस तरह से 8 अगस्त तक असेंबलियां तहलील हो जानी है, जाते जाते हुकूमत कोई 2-3 रुपए आपको लगता है कम कर देगी जस्ट टू गेन द एप्रिसिएशन? एक ये सवाल। और जिस तरह से हुकूमत ने इकदाम उठाए हैं, वो लोग खुद भी कहते हैं कि जी हमने सियासत नहीं की, हमने मतलब रियासत को बचाया है, और फिर उसके बाद हमने देखा 7.5 रुपये बिजली की कीमतों में इजाफा, 50 से 60 रुपये आपका पर यूनिट बिजली का हो चुका है। फिर अब ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। आने वाले वक्त में जितनी भी इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं, मेनली उसमें बड़े स्टेक्स PMLN के हैं, इनका वोट बैंक मुतासर होगा? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं अभी प्रोग्राम में आने से पहले प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं ख्वाजा अहमद हसन, उनके पास बैठा हुआ था, तो यही चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि आपका जो अब कमिंग इलेक्शन है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। वो कहता है ये सारे लोग बैठे हुए इस वक्त मेरे पास अपने कामों के सिलसिले में आए हैं, यही रो रहे हैं महंगाई का, डेफिनेट इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं कि इतना इम्पैक्ट नहीं होगा कि हमारा जो है वो आप समझे कि अगर फ़र्ज़ करें हम 80% सीट्स लेते हैं या 70 लेते हैं, तो आप ये समझे कि अच्छा जी हम 30 पे आ जाएंगे और 70% लूज कर जाएंगे। अच्छा, वो इतने कॉन्फिडेंट वैसे एक और वजह से भी हैं, आप ये वो वाला फैक्टर माइनस नहीं कर सकते। दे आर सो मच कॉन्फिडेंट बिकॉज उनको पता है कि किसकी आशीर्वाद से ये इलेक्शन हर पार्टी हुकूमत बनाती है। ठीक है। सो अभी वो एक पेज वाला एलिमेंट तो सर है ना? नहीं, वो अपनी जगह पे है। वो देखें, एक है इलेक्शन, एक है रिजल्ट। There's a lot of difference between two things. जब आपको पता है कि आप विन-विन सिचुएशन में हैं, अनलेस कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, आप कहते हैं आपकी बहुत हवा होगी, बहुत आप समझ रहे कि मुझे वोट मिल रहा है, जबरदस्त मेरी कैंपेन चल रही है, वो क्या बात है। लेकिन रिजल्ट जो आपको मिलना है वो एक अलग एक महाज है। इलेक्शन पॉलिटिक्स महाज के लिए इन लोगों की तैयारी क्या है? इन लोगों के वो तैयारी होती है इनकी, राइट? अभी तक आज की तारीख तक सपोर्ट तो है ना। अच्छा खैर, बिफोर 8 अगस्त आपको लगता है कि 2-3 रुपए कमी करके? नहीं, मुझे नहीं एक्सपेक्ट लगता, इसलिए कि वो पहले उन पर बहुत ज़्यादा लान तान हो रही है, और ज़ाहिर 14 महीने में भी उन्होंने काफ़ी मुश्किल फैसले किए हैं। बिजली की कीमतें 3 दफ़ा बढ़ी हैं, पेट्रोल की $1 ऊपर नीचे। लेकिन यहाँ पर जब ये बात ऐसा है नहीं, क्योंकि अब जब नेक्स्ट टर्न आएगी ना, अब नेक्स्ट टर्न आएगी 15 को, तो 15 को तो हुकूमत नहीं आएगी। एग्जैक्टली। अगर वो होगा तो फिर वो जो निगरान के टेकर सेटअप है फिर वही उसको करे। अच्छा, एक और चीज़, अभी हमें ब्रेक पर जाना है, क्विकली चाहूंगी इसका भी आप जवाब दें कि ये आज मंजूर वसान साहब ने भी ये बात की है कि उनको नहीं लगता, उन्होंने ख्वाब देख लिया ना एक और, कि जो निगरान हुकूमत है ना वो शायद 2 साल के लिए है। सो आपको लगता है ऐसे हो सकता है इतना लंबा निगरान सेटअप चले और फिर अल्टीमेटली हमारी मईशत और ये महंगाई आप कहाँ पर देख रहे हैं? मंजूर वसान साहब ने माजी में भी बड़े ख्वाब देखे, काफी ख्वाब देखे हैं। मेरा ख्याल को उनका ख्वाब पूरा हुआ है। अच्छा, ये ख्वाब खाली उन्होंने नहीं देखा, ऐसी प्रेडिक्शंस और भी बहुत। प्रेडिक्शन इसलिए है ना कि स्टेबिलिटी नहीं है, लोगों को यकीन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। अभी नई मर्दमशुमारी का उन्होंने कह दिया ना, उसके मुताबिक इलेक्शन, सो वो तो फिर आपके डिले होंगे ही होंगे। नहीं, वो तो भी आपका जो है वो मीटिंग होगी मुश्तरका मुफादात, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो हल्का बंदियों के लिए 1.5 महीना चाहिए, इसीलिए तो 90 डेज आ जाएंगे ना। तो आपको लगता है इस टाइम में हो जाएगा? ये तो 1.5 महीने का है। देखिए ना, आपने हल्के बनाने हैं, आपके अगर शहर में अगर 10 हल्के हैं तो 12 हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना, तो वो तो 1.5 महीने का प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने अगर आगे अवामी नुमाइंदी लानी है ना, तो आपको नई मर्दमशुमारी पर जाना चाहिए, उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इजलास हो जाए, उसमें मंजूरी हो जाए, 1.5 महीने में जो है डिलिमिटेशंस हो जाएंगी और उसके बाद 3 माह से मुझे नहीं लगता। मैं थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, बट बिफोर दैट मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बाय द वे अगले सेगमेंट में भी आप ही हमारे साथ होंगे, लेकिन वो टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा कि यहाँ पर महंगाई का बोझ सहने के लिए अवाम है, महंगाई की जाती है, अल्टीमेटली उसका बोझ जो है वो मिडिल क्लास तबके पर आता है, और ऑब्वियसली जो पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं वो लोग इसको बर्दाश्त करते हैं। लेकिन हुकूमत के जो अपने अल्ले तल्ले हैं वो कहीं ख़त्म नहीं होते, जो वुज़रा हैं उनके फ्यूल बंद नहीं होते। तो ये चीज़ें भी हुकूमत को चाहिए कि इन पर भी थोड़ा सा गौर व फिक्र करे, क्योंकि जो इस वक्त कैबिनेट के लोग हैं, जो इस वक्त ऐवानों में लोग बैठे हुए हैं ना, वो सब अफोर्ड कर सकते हैं, उनको आपके
पेट्रोल महंगा होने से, पेट्रोल सस्ता होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप ये कहते हैं ना कि हमने अवाम पर बोझ डालना है, तो थोड़ा सा बोझ ना ये ऐवान में बैठे जो सो कॉल्ड अवामी नुमाइंदे हैं, इनको भी ज़रा थोड़ा झटका लगना चाहिए। एनी हाउ, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद, मैं भी मुलाकात करूँगी, इब्राहिम लकी साहब भी करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, बारबी की आजकल हर तरफ धूम है, प्रमोशन कैंपेन्स भी चल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी जो लोग हैं वो इस पर ऑब्वियसली अपने रिव्यूज़ जो हैं वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, अपनी ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में हॉलीवुड फिल्म बारबी को नुमाइश के लिए, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में इसको बंद कर दिया गया था कि इसकी नुमाइश नहीं की जाएगी। 21 जुलाई को अगर हम देखें तो मुल्क भर की तरह पंजाब में भी सूबाई सेंसर बोर्ड ने फिल्म को NOC जारी किया था। लेकिन इस दौरान अगर हम देखें तो जो हमारी सूबाई हुकूमत थी, उन्होंने इसको नशर करने पर इस पर पाबंदी लगाई थी। पुलिस के ज़रिए इसको रुकवाया गया था, बिकॉज ये कहा जा रहा था कि इसमें कुछ ऐसा कंटेंट मौजूद है जो दिखाया नहीं जा सकता। तो काबिल एतराज़ मवाद इसमें मौजूद था। लेकिन अब हुआ ये है कि इसको इजाज़त मिल चुकी है। ये रिव्यू के लिए गई सूबाई सेंसर बोर्ड के पास, जहाँ से इसको NOC मिला और अब नुमाइश की इजाज़त मिल चुकी है। लेकिन इसमें क्या ऐसी चीज़ें थीं और कब अब इसको सिनेमा घरों की जीनत बनाया जाएगा, इस पर डिस्कशन के लिए वंस अगेन वी आर हैविंग इन आवर शो इब्राहिम लकी साहब। इब्राहिम साहब, क्या वजह थी रिलीज़ के बाद इसको पहले इजाज़त मिली, फिर रोका गया, फिर इजाज़त मिली है, और अब जब इजाज़त मिली है तो ये सिनेमा घरों में हम कब देखेंगे? इसका बिल्कुल, ये अब चूँकि सेंसर जो है अब इसका वो क्लियर हो गया, तो अब ये होपफुली मेरा ख्याल है ये इसके 2 महीने लगने हैं इसको, क्योंकि ज़ाहिर एक प्रोसेस है, इन्होंने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है फिर ज़ाहिर सारा फाइनेंशियल प्लान करना है, कहाँ कहाँ जो है ये लगेगी, कौन कौन लोग इसको जो है वो परचेज़ करेंगे और उसको करेंगे। असल चीज़ ये है कि हमारा जो सेंसर बोर्ड है उसमें एक नहीं बेशुमार ही मसाइल हैं, ये डे फर्स्ट से ये रहा है। मुझे ये बता दें, पाकिस्तान में कौन सा शोबा, कौन सा सेक्टर, कौन सा इदारा ऐसा है जहाँ पर मसाइल नहीं है? ये मुश्किल सवाल है, ये इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अच्छा, ये बड़ा आसान है कि बिला तफरीक सब इदारे ऐसे ही, सब ऐसे ही हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि देखें, असल चीज़ ये है कि आपका इंडस्ट्री में मुकाबला है, आपकी राइवल जो है इंडियन जो इंडस्ट्री है उनके साथ है, उसके बाद आप हॉलीवुड वगैरह में उधर आप चले जाए। खैर उनके साथ तो हम है ही नहीं, लेकिन कम से कम हम कई चीज़ों में इनके साथ मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे यहाँ इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे राइटर्स नहीं हैं, गिने चुने राइटर्स हैं। तो आपको पता होगा कि आज से 5-10 साल पहले भी हमने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, सिनेमा घरों को आबाद करने के लिए हमने जो है वो इंडियन फिल्में लगाई, हमने इंग्लिश मूवीज़ लगाई कि कम से कम लोगों को एक अच्छी इंटरटेनमेंट दें। उस पर भी काफ़ी तूफान मचा, टर्किश ड्रामे आए, उस पर भी काफ़ी तूफान मचा, लेकिन उसके अल्टरनेट हम कुछ नहीं करते। हमारे अपने लोग यहाँ से इनसिक्योर होने लग जाते हैं। हाँ, उसके हम अल्टरनेट, उसका हम कुछ नहीं करते, लेकिन दूसरे मुल्क की जो फिल्म है, एंटरटेनमेंट है, वो भी हम अपने लोगों को, हम ये चाहते हैं ना कि जो हम जिस किस्म का भी मवाद दिखा रहे हैं वो चाहे सब स्टैंडर्ड किस्म का, लोग वही देखें, वही देखते हैं। हाँ। अच्छा, अब हमारा जो स्टेज है वो हमारा तबाह हाल स्टेज है, होश गुफ्तगू, वहाँ पे फैमिलीज जाने बंद कर दिया, कंटेंट जो है वो बहुत वीक है, वो हमारा तबाह हो गया। जो हमारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मियारी फिल्में जो है वो नहीं आ रही, इसीलिए जब जो प्राइवेट प्रोडक्शन है वो उसने एक थोड़ा सा किया है। अब जहाँ तक बारबी की बात है, देखिए इसमें ज़ाहिर है काबिल एतराज़ ऐसी सीन्स थे जो ज़ाहिर है एक इस्लामी मुआशरा है, और वहाँ पे तो हम किसी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हमने फैमिलीज़ को सिनेमा घरों में लाना है तो यकीनन हमें इस तरह के मवाद को जो है वो रिमूव करना होगा। तो पहले ये हुआ, लेकिन इसको दोबारा रिव्यू के लिए जो है वो जो है मौजूदा जो निगरान के टिकट सेटअप है वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने, उन्होंने स्पेशली कहा कि यार देखें, हमने लोगों को एंटरटेन भी करना है, यकसर आप ना करें, अब जो सेंसर जो चीज़ें हैं आप उसको कर दें सेंसर, लेकिन ओवरऑल उसका जो एक थीम है एक फ़िल्म की, उसमें इंटरटेनमेंट है, उसमें एक स्टोरी है, उसमें एक मतलब आपके पास एक लर्निंग प्रोसेस है कि आप एक फॉरेन फिल्म लेकर आते हैं तो आपकी अपनी इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो भी उससे लर्न करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी से लर्न करेंगे, उस पर फिर कल एक रिव्यू है। जो भी कोई मूवी सिनेमा घरों में आनी होती है, नुमाइश के लिए पेश की जानी होती है, ऑलरेडी उसको सेंसर बोर्ड रिव्यू कर लेता है। पहले NOC जारी होना, फिर पंजाब हुकूमत का रुकवाना, तो और फिर वापस रिव्यू के लिए भेजना, तो पहले आई ही क्यों सेंसर बोर्ड की जानिब से? ऑब्वियसली उन्होंने देख के तो भेजा ही होगा ना। देखें माफिया, जब आपने कहा ना कि कौन सा डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में,
देखिए हर शुबे में माफिया है। मैं ये कहता हूँ कि चलें अच्छा है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इसको एक अच्छी एक मूव की, इसको जो काबिल एतराज़ थे इससे उसको ख़त्म करके फ़िल्म की इजाज़त दी। इट्स अ गुड, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, हमारी इकॉनमी के लिए भी अच्छा है। लेकिन जिस टीम ने पहले इसकी नुमाइश की इजाज़त दी उसको ज़रूर कटहरे में लाना चाहिए। हम ये कर देते हैं, अच्छा पॉजिटिव काम कर लिया, जो असल काम था कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसको आप कटहरे में भी लेके आए। भी पहले आपने ये किया, क्यों किया, किसके कहने पे गया, क्यों किया, क्योंकि उससे पूरी हिरारकी डिस्टर्ब कर दिया आपने इंडस्ट्री की। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनकी इन्वेस्टमेंट तो स्टेक में लग गई। अब उस फिल्म अगर अच्छी फिल्म है चलेगी, उससे क्या होगा, आप ये देखें कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। चले डिस्ट्रीब्यूटर है, बाकी उनको तो है, आपके सिनेमा घर जो है वो आबाद होंगे, टिकटिंग हो, वहाँ पे मुलाजमीन है, गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, एक एक्टिविटी है ना, इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगी। आपने जो है उसकी एक्टिविटी जो है वो आपने बैन कर दी। यहाँ तो पहले आपने देखी नहीं देखी, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक माफिया है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अगर आपने वापस इसको नुमाइश के लिए पेश किया जाना ही था, ऑब्वियसली ये एक अच्छी बात है, लेकिन फिर इतना क्योस क्यों हमारे मुल्क में हर चीज़ को लेकर क्रिएट होता है? आपने जो पहले अभी चीज़ें निकाली हैं वो सेंसर बोर्ड ने पहले क्यों नहीं कर दी? सेंसर बोर्ड को इल्म नहीं है कि ऐसी चीज़ों का? सेंसर बोर्ड में सेंस प्रिवेल नहीं कर रही शायद। हम ये समझते हैं कि सेंस प्रिवेल बट बहरहाल ये अब अच्छा इनिशिएटिव है कि बारबी जो है वो विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स आप सिनेमा घरों में देखेंगे। और आमिर मीर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने काफी इसमें रोल प्ले किया। मैं कहता हूँ ये अच्छा एक रोल प्ले किया है और लोग जो है सिनेमा घरों की तरफ आए और बहुत अच्छी यहाँ पर मूवीज, मतलब एक जॉयलैंड भी आई थी, वो तो खैर सरमद कुसट ने उनकी प्रोडक्शन थी सब कुछ, लेकिन उस पर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हमने देखी। अगर आपको लगता है कोई मूवी ऐसे है, वो भले पाकिस्तान या किसी बाहर के मुल्क की है, आप उसमें से वो मवाद हटा दें, लेकिन इतना उस चीज को हाइप क्रिएट करना, फिर लोगों में ज्यादा तजस्सुस होता है। मेरे ख्याल में जिस मूवी को रोका जाता है ना, वो लोगों में उसकी तशहीर बहुत ज्यादा हो जाती है, लोगों में उसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है कि पता नहीं इसमें ऐसा क्या है। इसमें फिल्म इंडस्ट्री में वो लोग भी मौजूद हैं जो ना खुद कुछ करते हैं ना अगले को कुछ करने देते हैं। वो कहते हैं कि जो भी करें हम ही करें, और इन रोकने वालों में वो लोग भी शामिल हैं जो फिल्म साज हैं। ऑब्वियसली वो तो यही चाहेंगे ना कि हम जिस किस्म की भी मूवीज बना रहे हैं हमारे सिनेमा घरों में वही मूवीज। मेरी पटारी में तो कुछ नहीं, तो मैं कहता हूँ आपकी पटारी भी खराब हो जाए। हाँ, तो यही प्रॉब्लम है। बहरहाल ये अच्छी चीज़ है कि अब बारबी जो है वो आप सिनेमा घरों में जाकर देख सकेंगे। वैसे भी हमें एंटरटेनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस किस्म के हालात में, महंगाई में हम रह रहे हैं और जिस किस्म के हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर वक्त देख रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनी हाउ, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, सोशल मीडिया और सार्फिन का डाटा महफूज बनाने के लिए सेफ्टी बिल काबीना से मंजूर किया जा चुका है। ई सेफ्टी बिल 2023 और इसके साथ साथ पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल महफूज किया जा चुका है। जो ई सेफ्टी बिल है इसको ताहाल अवामी सतह पर शेयर नहीं किया गया, लेकिन जो दूसरा बिल है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, इसमें अवाम के लिए क्या है, किस तरह से अवाम का डाटा महफूज बनाया जाएगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। कवानीन इसके क्या हैं और किस तरह से ऑनलाइन हरासमेंट को रोकने में ये बिल जो है वो मुआवनत फराहम करेंगे। हमारे साथ डिस्कशन के लिए एडवोकेट रुस्तम नवाब इस वक्त शो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बेसिकली ई सेफ्टी बिल और पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये दोनों हैं क्या और इसमें अवाम के लिए क्या है, किस तरह से अवाम का डाटा महफूज बनाया जाएगा? अच्छा, थैंक यू सो मच जी। इसमें इशू ये है कि जब से टेक्नोलॉजी जो है तरक्की की और पाकिस्तान में पिछले 20-22 साल के बाद अंदर जो है इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है कि उसके इवज़ जो है कानून साजी नहीं की गई। लोगों की जो चीज़ें हैं, लोगों का पर्सनल डाटा है और लोगों के इवन ज़ातियात जो हैं वो कानून की नज़र में जो है वो गैर महफूज थी। अब सबसे पहले पिछले 20-22 साल के अंदर जो पहला कानून जो है वो लाया गया ताकि लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो लोग जो इफ़ेक्ट होते हैं, लोग उस मिसयूज़ करते हैं, लोगों की ज़ातियात के मतलब, लोगों के डाटा के मतलब जो है वो पहली दफ़ा जो है वो 2012 के अंदर कानून आया। अब जो इस वक्त नाफिज़ अमल कानून है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम्स एक्ट 2016। अब उसके तहत भी जो है वो गवर्नमेंट ने शायद महसूस किया है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो वजारत है उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है इन्होंने गवर्नमेंट ने अब इनिशिएट लिया है कि नई वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जो है कानून में जो है वो तरमीम ज़रूरी हैं और नए कवानीन जो हैं वो अच्छे ज़रूरी है। और मैं ज़ाती तौर पे बीइंग अ लॉयर और प्रैक्टिसिंग लॉयर जो है वज़ात तौर पे महसूस करता हूँ
कि अब नए कवानीन जो हैं वो जितनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, कवानीन की भी उस वक्त उसी तरह जो है उसके अंदर तरमीम और नए कवानीन को जो है उसका राइज करना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें जो पर्सनल डाटा जो प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके ऊपर जो है अब ये शुरू किया गया, तो कुछ ज़ाती तौर पे जो हैं टिकटॉकर वगैरह या इस तरह के लोग जो हैं उन्होंने एतराज़ात किए हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, इस तरह जो है इसकी सेंसरशिप जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो है स्टेट। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो आर्टिकल 5 जो है वो हर शहरी और हर पाकिस्तान के अंदर रहने वाले शख्स की ज़िम्मेदारी आयद करता है कि आपने आपकी लॉयल्टी जो है वो पहले सबसे पहले है वो स्टेट की तरफ है। स्टेट जो है वो महफूज हो, स्टेट की जो है वो इज़्ज़त और तकरीम होगी तो मेरी और आप सबकी जो है इज़्ज़त और तकरीम होगी। और स्टेट अगर बेहतर तरक्की करेगा और मेरी और आप लोगों की ज़्यादा इज़्ज़त और तरक्की भी उसी में होगी और इज़्ज़त भी होगी। अच्छा, लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरह से अभी रिसेंटली मुख्तलिफ लोन ऐप्स का जो स्कैंडल हमने देखा, और उसमें होता क्या था कि लोग जो थे अपनी पर्सनल मालूमात या तो खुद फराहम कर रहे होते थे, या होता ये था कि वो आपकी कुछ एक्सेस कंपनीज़ के पास जाती थी, कंपनीज़ आपके पर्सनल डेटा तक रसाई हासिल कर लेती थी। इसी के साथ साथ जब हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स वगैरह खोलते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ वहाँ पर कोई ना कोई नोट हमारे सामने आता है जो हम पढ़ना भी गवारा नहीं करते, और हम हर चीज़ को टिक कर देते हैं, या यस आई अग्री करके पढ़े बगैर उनको एक्सेस दे देते हैं। अब इस डाटा, इसके ज़रिए होता क्या है कि आवाम का डाटा उन कंपनीज तक जा रहा होता है, फिर बहुत से डाटा जो हैं वो वहाँ पर जाके मिसयूज़ भी होते हैं। और फेसबुक से बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, लेकिन जब हमने देखा अमेरिका में इंतखाबात हुए तो लोगों का ही डाटा यूज़ करके धांधली वाला एलिमेंट और इस तरह की हमने चीज़ें देखी। सारिफीन का जो पर्सनल डाटा है उसको किस तरह से जो है वो महफूज किया जाएगा? एक तो डाटा ये है कि आप किसी को खुद बता रहे हैं, ऑनलाइन बता रहे हैं कि ये मेरे कवाइफ हैं, ये मेरा CNIC है। एक वो जो आपके फ़ोन के ज़रिए कंपनीज खुद एक्सेस कर रही हैं। तो ये बताइएगा कि किस तरह से इन चीज़ों को मेक श्योर किया जाएगा कि ये प्रोटेक्टेड रहें। अब ये जो नया कानून जो बनाया जा रहा है ना, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि किसी शख्स को जो है किसी के डाटा तक जो है वो रसाई उस वक्त तक नहीं होगी अनटिल उसकी परमिशन नहीं होगी, या फिर ये है कि अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर आप अदालती लेवल पे जाके उसकी जो है वो ले सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, जिस तरह आप फरमा रहे थे कि जी वो लोग जो हैं ऐप्स के ऊपर जाके जो हैं लोगों ने लोन लेने के लिए जो है अपना पर्सनल डाटा दो, वो तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर एक लोग लालच के अंदर आ जाते हैं। किसी शख्स को भी पता होना चाहिए कि सिर्फ एक CNSE की बुनियाद पर जो है वो नहीं डाटा खुद बताया, एक्सेस खुद दी, लेकिन बाकी के जो कंपनीज हैं या बाकी की जो ऐप्स हैं उनके हवाले से आप अब मैं कहता हूँ ना कि अब देखें, इसी वजह से है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो वजारत है उसने महसूस किया है कि लोगों का डाटा जो है महफूज करना ज़रूरी है। अब उन्होंने ये इसके लिए किया है कि सबसे पहले जितने बड़ी कंपनीज़ हैं, गूगल है, ये वो सारी टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन कंपनीज़ हैं, उनको अब इसके अंदर पाबंद किया जाएगा कि वो जो डाटा है वो पाकिस्तान के अंदर सारा तो नहीं, लेकिन जो क्रिटिकल डाटा है वो पाकिस्तान के अंदर सर्वर लगाएं और इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर महफूज करें। अब इस पे एतराज़ आना शुरू हो गया, मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिए लोगों ने। यहाँ पे पहले इस पॉइंट को हम क्लियर कर लेते हैं, क्रिटिकल डाटा से आपका क्या मुराद है और पाकिस्तान में स्टोर कैसे किया जाएगा? अब अल्टीमेटली आवाम पर इसके क्या असरात होंगे? अब पाकिस्तान में स्टोर तो एक सूरत में किया जा सकता है, अगर वो कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपना सर्वर लगाएंगी तो यहाँ पे जो डाटा महफूज किया जाएगा। अब पर्सनल डाटा के अंदर जो है वो एक चीज़ नहीं है, आपके हर किस्म के डाटा की इंफॉर्मेशन जो है आपके मोबाइल, अब आपका मोबाइल है, मेरे ख्याल से अब आपको मोबाइल के होते हुए ना आपको टीवी की ज़रूरत है, ना आपको अखबार की ज़रूरत है, ना आपको बैंक जाने की ज़रूरत है। आपका तमाम डाटा जो है आपके एक मोबाइल जो है एक ऐप के अंदर मौजूद है। आपके सिर्फ थंब इंप्रेशंस आप देते हैं, आप अपनी मोबाइल तक छोड़ के आप अपने बैंक तक की रसाई है, आप यहाँ से बैठे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ़ौरन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप बिल पे कर सकते हैं, बच्चों की फ़ीसेस पे करते हैं। अब जब आपका इतना डाटा है अपने एक फिंगरप्रिंट के ऊपर जो है, तो आपको इसके मुतल्लिक जो है इसको महफूज करने के लिए भी इक़दाम करने चाहिए। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट लिया है ये एक अच्छा इनिशिएट है। और इसमें एक और चीज़ है कि ये 2-4 दिनों की बात नहीं है कि उन्होंने जो है उठे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने कह दिया, वजारत ने कह दिया कि जनाब आप जो है कानून बनाएं और इसके लिए उन्होंने शुरू कर दिया। नहीं, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि हमने पिछले 2.5-3 साल के अंदर जितने स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम के साथ मशावरत के बाद जो है हमने इसका जो है मसवदा तैयार किया और जो उसके अंदर खामियाँ थीं वो हमने उसको बेहतर किया है ताकि जो सार्फिन हैं और शहरी जो हैं उनको जो है इससे सहूलत से फ़ायदा उठाएँ, ताकि जो बंदे का डाटा, डेफिनेटली आपका डाटा जो है वो ऑनलाइन हो जाता है।
आपका मोबाइल डाटा है, आपकी हर चीज़, आपकी पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स तमाम की तमाम महफूज बनाने के लिए उसके ज़रूरी है इक़दाम किए जाने चाहिए। और दूसरी साइड पर ई सेफ्टी जो है वो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है डाटा से महफूज से आगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को रोकना बहुत ज़रूरी है। जो पहले कानून राइज है 2016 वाला पीका, जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट 2016 कहते हैं, मैं नहीं समझता ज़ाती तौर पर वो इतना जामे है और वो इन तमाम चीज़ों को अहाता करता है। लेकिन जब हम पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा की बात कर रहे हैं तो इससे बेसिकली जो आवाम का डेटा उनके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर होता है उसकी सेफ्टी की बात की जा रही है। और ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे जो डाटा आपने खुद दिया होता है वो है सारा, वो सारा है। लेकिन देखिए जो पाकिस्तान में ऐप्स काम करती हैं, जो कंपनीज काम करती हैं, आप वहाँ की हद तक तो ये चीज़ें मेक श्योर कर सकते हैं डाटा प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन अगर बाहर की इसमें कंपनीज को आप इस पर ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जब कहेंगे सो लोगों का काम भी तो मुतासर होगा। हमारे बहुत से लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बहुत से टिकटॉकर्स या इस तरह से बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इन ऐप्स के ज़रिए अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो इससे लोगों पर क्या असर आता है? बड़ी अच्छी बात की आपने। इशू ये है कि जो लोग इस पे आवाज़ उठा रहे हैं कि वो कहते हैं कि जनाब, जो इस पे आवाज़ उठा रहे हैं कि जी हमारा जो डाटा है, आप जब ये इस इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, इतने कवानीन बनाएंगे, तो जो कंपनीज़ हैं गूगल वगैरह या टिकटॉक वगैरह, जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान से भाग जाएंगी। एक तो ये होगा कि हमारा जो बिज़नेस मुतासर होगा, बड़े ऐसे लोग हैं जिनका बिज़नेस इसके साथ जो है वो मुंसलिक हुआ है। दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट लिया है वो कहते हैं कि हमने उनको सबको कायल किया है कि वो अपने सर्वर पाकिस्तान के अंदर लगाएं और डाटा पाकिस्तान के अंदर जो है क्रिटिकल डाटा कम से कम जो है वो उसको पाकिस्तान के अंदर महफूज करें, ताकि किसी के साथ जो ज़्यादती ना हो सके, किसी का डाटा जो है वो लीक ना हो सके। कल को नुकसान अल्टीमेटली आपके इतनी बैंक जो है वो स्कैम्स आते हैं। अब तो बड़ा ईजी है लोगों का, आपका किसी का पीछे वो 3 डिजिट जो पिन पीछे आपके कार्ड के पीछे लिखा होता है, अगर किसी के हाथ चढ़ गया तो उसको जहाँ पे भी आपने शॉपिंग की है तो वहाँ से वो लेते हैं और देखते देखते वो 3 डिजिट का आप उसके पास आ गया तो आप बड़े गैर महफूज हैं। इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने जो इकदाम किया है मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा है। और मैं ज़ाती तौर पे फील करता हूँ कि जब मेरे पास कोई केसेस आते हैं तो मैं देखता हूँ कि यार मैं खुद ज़ाती तौर पे कितना गैर महफूज हूँ। मैं तो अपने क्लर्क को दे देता हूँ, मैं दूसरे को देता हूँ ट्रस्ट करके, अगर वो ज़ाती तौर पर बुरा नहीं है, लेकिन अगर उससे किसी ने मिसयूज़ कर लिया, वो डाटा किसी ने कॉपी कर लिया, अगर आपका क्रेडिट कार्ड या कोई ATM कार्ड है कॉपी हो गया उसके आगे पीछे से, तो आप समझिए ज़ाती तौर पे, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ आप गैर महफूज हैं। आपका वो डाटा मिसयूज़ हो सकता है, आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो फेक हो सकती हैं, ठीक है। आप फिर लिटिगेशन में जाके पैसे रिकवर करना एक बड़ा लंबा, लेंथी और हेक्टिक प्रोसेस है। आप इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हमें तावन करना चाहिए अगर डाटा प्रोटेक्ट होने के लिए। और इसके लिए आपकी कंप्लेंट के लिए उन्होंने एक जो है कमीशन बनाया है। आपकी जितनी कंप्लेंट्स होंगी और उसको पूरा अदालती इख्तियार होगा, जिस किसी भी शख्स को जो है डाटा के मतलब उसकी रसाई के मतलब कि डाटा की इंटरफेरेंस के मतलब कोई एडिटिंग करता है, सारे तमाम के तमाम मतलब जो कंप्लेंट्स हैं वो एक फेडरल लेवल पे उन्होंने कमीशन बनाया, डाटा प्रोटेक्शन कमीशन, उसको अदालती इख्तियार होगा। और मैं समझता हूँ अभी काबीना से अप्रूव हुआ है, अभी कौमी असम्बली में जाएगा, तो जब ये कानून बनेगा और उसी वक्त नाफिज अमल होगा। लेकिन एक और ये चीज़ कि हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती या उस पर मौसर अंदाज में काम नहीं हो रहा होता। अभी अगर ये बिल आएगा, जब अगर इम्प्लीमेंट हुआ, लेट्स सपोज जब होता है ये तब की बात है, सो फिर थोड़े अरसे के लिए स्ट्रिक्टनेस रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर हुकूमतें बदलती हैं, कोई रेलेवेंट बंदा बदलता है, तो वो चीज़ें वापस उसी डगर पर आना शुरू हो जाती हैं। तो इतनी लॉन्ग टर्म हमारी पॉलिसीज़ उस तरह से नहीं होती। बट वंस अगेन अगर ये देखें, अगर ये यहाँ से अप्रूव हो गया है, उसके बाद मज़ीद आगे जो इसके स्टेप्स हैं, नाफिजुल अमल कब से होगा और फिर आपको लगता है इसका आवाम को फ़ायदा होगा, या ये कि फिर अल्टीमेटली नुकसान ही हो रहा होगा क्योंकि लोगों के जो बाहर काम करते हैं उनके रोज़गार मुतासर हो रहे होंगे, या जो यहाँ पर हमारे इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं उनके व्यूज़ और लाइक्स उसकी बेस पे उनको काम मिल रहा होता है, वो मुतासर हो। तो हम बात ये कर लेते हैं ज़्यादा नुकसान है या कम नुकसान है। मैं समझता हूँ कि इसके नफ्सुल अमल से कम नुकसान है, ज़्यादा फ़ायदा है। और लोग जो हैं वो प्रोटेक्ट होंगे, उनका डाटा प्रोटेक्ट, लोग अपने आप को खुद महफूज समझेंगे। अब एक आप देखें कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जितनी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, लोग जो हैं इतना उसका बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 2002 के बाद से टेक्नोलॉजी ने और पाकिस्तान के अंदर मोबाइल ने जितनी ज़्यादा तेज़ी से, हर शख्स के पास मोबाइल आ गया और एंड्रॉयड और आईफोन तक लोगों के पास हैं। अब इसका लोगों को ये ख्याल नहीं आता कि आपको एक सहूलत है,
आप लोग बैंक में जाते थे, जाके लाइनें लगते थे, बिल पे करते थे, फीसेस पे कर, अब घर बैठे रात को जिस टाइम चाहे आपको आता है, ऑटोमेटिक आ जाता है बिल। उधर से उन्होंने आपकी लेस्को ने बिल दिया नहीं और आपके पास आया नहीं, आपने पे कर दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपका इसका मिसयूज़ इतना शुरू कर दिया है, मोबाइल का कैमरा आपके पास है, इतनी ज़्यादा क्राइम्स होने शुरू हो गए हैं, लोगों की इज्जतें महफूज नहीं, लोगों का डाटा महफूज नहीं, लोगों के बैंक्स के जो बैलेंस है वो महफूज नहीं है। कि लोग खुद भी मिसयूज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल पे कुछ लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन अगर एक कंपनी या एप्लीकेशन आपसे कुछ ऐसी चीज़ों की परमिशन मांगती है जिसके बारे में आपको अवेयरनेस ही नहीं है और उस ऐप को यूज़ करना आपकी ज़रूरत है, ऐसे में लोग क्या करें? अब लोगों को देखें ना, अगर आपके पास मोबाइल है, मैं समझता थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लोगों को गाइड भी किया जाना चाहिए इसके मुताबिक। ये नहीं है कि आपके पास मोबाइल आ गया जो चाहे आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर आपको जितना आपको पता है उतना ही इस्तेमाल भी करेंगे तो फिर तो ये फ़ायदा होगा। लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, होते हैं वहाँ से आप एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड ना करें, वहाँ पर अपना डाटा जो है वो फराहम ना करें। इसके लिए जो ऑथेंटिक साइट्स या ऑथेंटिक ऐप्स मौजूद हैं, ऑथेंटिक कंपनीज मौजूद हैं, उस पर काम करें। लेकिन अब ये भी बात है ना कि जिस तरह से बर वक्त और इस तरह की मुख्तलिफ लोन ऐप्स थी, अपनी जिस तरह से ये लोग तशहीर कर रहे थे, राइट नाउ अभी भी अक्सर यूट्यूब देख रहे हो तो इनके एडवर्टाइजमेंट्स चलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जिन लोगों के खिलाफ आप कह रहे थे हमने इनके दफातर सील कर दिए, इनको ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, अभी भी वहाँ पर बहुत से लोग जो है इससे मुतासर हो रहे हैं और ऐप्स जो है वो अपना काम मैं आपको ना उसमें गाइड करता हूँ, बड़ा अच्छा टाइम दिया। अब मेरी गुजारिश ये है कि जितनी लोन ऐप्स हैं ना, तमाम की तमाम जो हैं वो सारी फेक, जैली और गैर कानूनी है। अब प्रॉब्लम ये है लेकिन उनके एड्स तो फिर भी चल रहे हैं। यहाँ पर हमारी अब लोग करते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि कोई ऐप आती है और मेरे से वो पैसे एक लम्हा के मान लेंगे जी आपने वो उसको पैसे भी ले लिए, अब उसके बाद भी उसका क्या हल है? यही कि आप उसके से ब्लैकमेल होंगे। लोगों ने खुदकुशियां की हैं, आपके सामने ही है सारी चीजें। यहाँ पर ये है कि अवामी सतह पर इस तरह के बिल लाने के साथ साथ एक और काम होना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास इंटरनेट भी आ चुका है, लोगों के पास मोबाइल फोन्स भी आ चुका है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ उनके लिए ज़्यादा नुकसान है। बाद में फिर जो हम सुसाइड्स और इस तरह की चीज़ें देखते हैं, ये इसीलिए है कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है और आप बहक जाते हैं, आप लालच में आ जाते हैं, या आप बिला वजह आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं होती और आप मैं तो कहूँगा ये ऐसे ही है। अब कोई कमेंट, ये बिल कब तक नाफिजुल अमल हो जाएगा? ये जैसे ही कौमी असम्बली से पास होगा उसी दिन से नाफिजुल अमल होगा, उसी दिन से नाफिजुल अमल होगा। और मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट को, और हमें गवर्नमेंट को और जो दूसरा बिल है ई सेफ्टी बिल 2023, इसको कब आवाम के साथ शेयर किया जाएगा? वो मशावरत के मरहले में है जो सुनने में है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से अब उसके लिए टाइम चाहिए, मुझे लगता है उसके लिए टाइम लगेगा। ये 2-2.5 साल लगे हैं इसको। इस वजह से उसकी वजह ये है कि इसके साथ जो है लोगों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लोगों का जो है वो बिजनेस अटैच है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच एडवोकेट रुस्तम नवाब साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत।